हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस वायरल साइंस के एपिसोड में। मित्र, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा वन लाइनर जो सीरीज है वो एक लगातार धीरे धीरे चलता चल रहा है। ये कारवा आपका इसी तरह से चलता रहेगा। तो सभी का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 के इस परिवार में। और ये परिवार आपको इसी तरीके से जो आपके परीक्षा के मार्ग हैं उस मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको इसी तरीके से ये हटाती रहेगी और आपकी हमेशा सफलता की ओर जो है ना प्रयास को हमेशा उसमें इन्हेंसमेंट कह दें या सहायता देने के लिए तत्पर रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर और आज का जो सेशन है उस पर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस बातों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम सवालों की ओर चलेंगे कि हम लोगों ने कहाँ तक ऐसे सवालों को कर लिया था। तो मैं प्रशांत, आप समझ ही रहे हैं कि मेरा नाम तो प्रशांत है और आपके अपने संघर्षों का अपना साथी और आपका अपना भाई। ठीक है, तो जहाँ से हम क्वेश्चन कर चुके थे उसके आगे हम बात करेंगे और उसके आगे चलते हैं तो आपको आज का सवाल जो है वहाँ पर लेकर चलते हैं। ये सब सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे सवाल जो हैं ये सब हमारे हो चुके हैं। तो आज का सवाल जो है वो हमारा बायोगैस, ये सब चीज़ें, रेडियोधर्मी या आवृत्ति के बारे में, प्रकृति में सबसे सशक्त बल। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से आज का हमारा जो सेशन है वो प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्नों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। किसके विषय में पूछा गया? कह रहा है कि प्रकाश तंतु जो है, प्रकाश तंतु कहने का अर्थ क्या निकल के आया? अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। और जब ऑप्टिकल फाइबर के विषय में पूछा गया कि फाइबर होता क्या है, देखिए जब ऑप्टिकल फाइबर के विषय में चर्चा करते हैं हम लोग तो आपको यहाँ पर समझना है। पहले अगर मैं बात कर लूँ तो एक तरह से ये इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट, ये जो ऑप्टिकल फाइबर इंस्ट्रूमेंट है इसके सहायता से अगर जो प्रकाश गुजरती है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्रकाश जो है वो आगे की ओर बढ़ती है और इसमें ये डबल लेयर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कितने लेयर होते हैं अगर बात करें तो डबल लेयर होता है। और इस दोनों लेयर में अगर हम बात करें ना तो इसके जो अपवर्तनांक हैं, अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक अर्थात अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो दोनों का अलग अलग होती है। दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अलग अलग होती है। और ये जो काम करता है, इसका काम करने का जो सिद्धांत है इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसका नाम दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसे हम कहते हैं, और दोनों लेयर का जो है इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही ये आगे की ओर बढ़ती है। और इस पे बात करें कि आज के डेट में इसका प्रयोग क्या क्या है, अगर हम इस पर लेके चलें तो इसका जो प्रयोग है आपको देखने को मिलेगा। जो अभी इंटरनेट की सुविधा जो आपके घरों तक पहुंच पा रही है, जो इंटरनेट है वो इसी के माध्यम से, इंटरनेट जो सुविधा जो है अभी इसके माध्यम से चल रही है। और इसके माध्यम से चलने का ये है कि इसमें एनर्जी ह्रास जो होती है, एनर्जी में जो कमी होती है वो बहुत ही, जो वायर वाले हैं उससे कम होती है और इससे इंटरनेट बहुत ही फास्ट चलती है। अर्थात आप देखें अभी 5G जो लॉन्चिंग हुआ है उस 5G में इसकी ही भूमिका सबसे अधिक है। और ये जो तार है अभी आपके गांव-गांव तक का जो है ना सफ़र तय कर रही है। आप बिहार सरकार में अगर जानते होंगे उनकी नीति में तो कहा गया हर घर तक इंटरनेट की ये जो तार है पहुंचाई जाएगी। आइए, तो ये इसका ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे इनका उत्तर जानते होंगे। अगर उत्तर जान रहे हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए, आप जानते हैं, देखो मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा करीब करीब क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो शोर है, जो सुनने की क्षमता है उसे किससे मापी जाती है? ध्वनि को तो हम कहते हैं डेसिबल से मापी जाती है। किससे? डेसिबल से, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसमें? डेसिबल में। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, डेसिबल की बात करते हैं। और जब हम डेसिबल की बातें कर रहे होते हैं तो ये डेसिबल छोटा यूनिट होता है, याद रखिएगा। ये तो एक स्मॉल यूनिट है। कैसा है? एक
स्मॉल यूनिट होता है, जबकि अगर हम बात करें तो इसी में जो बेल है, ये बेल जो है ये आपका ज़्यादा, यानी कि ये आपका बेल का ही 10वां भाग डेसिबल होता है। अब सवाल है मनुष्य कितना सुन सकता है। देखिए मनुष्य जो कह रहा है, ऐसे हम WHO के अनुसार जाने, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर मुख्यालय है? जेनेवा में है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो WHO कहता है कि 45 डेसिबल जो है वो सुनने की जो है क्षमता, वो मनुष्यों के लिए सबसे सुपीरियर माना जाता है कि अगर आप 45 डेसिबल तक की जो आवाज़ है उसे नॉर्मली आप लेते हैं तो आपका कान कभी ख़राब नहीं होगा और आराम से आपका स्वस्थ जो है, स्वास्थ्य एक स्टैंडर्ड की बात करें तो एक स्टैंडर्ड आपका मानक होता है। लेकिन फिर भी अगर 45 से आप 75 तक भी चले जाते हैं तो एक रेंज माना जा सकता है 75 डेसिबल तक। लेकिन अगर हम बात में, ये तो एक स्टैंडर्ड हम रखेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड मानक यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड मानक यूनिट है, स्टैंडर्ड ये है जिसे हम सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इससे। मतलब इतने तक के अगर तेज़ ध्वनि को हम सुनते हैं तो हमारे कानों पर कोई इफेक्ट नहीं पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भाई बोला कि करीब करीब सह सीमा कितना तक है, कितना तक हम लोग सह सकते हैं। तो याद रखिए हमारी जो सह सीमा है वो 85 से 90 डेसिबल तक हम सह सकते हैं। 85 से 90 डेसिबल जो है कि एवरेज में सह सीमा। तो उत्तर में अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम उत्तर में इसे 85 से 90 डेसिबल तक जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा और इस सह सीमा में हम सुन सकते हैं। लेकिन एक ख्याल और रखिएगा कि WHO ने और चीज़ें घोषित भी किया है, इसको भी मैं बता दूं। WHO ने कहा है कि 75 डेसिबल से ज़्यादा, 75 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप आवाज़ को सुनते हैं तो ये जो आवाज़ होगी वो उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन में काउंट करते हैं। इसमें तो जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसमें इसे काउंट किया जाता है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो नॉइज पॉल्यूशन है इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो WHO ने जो कहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बातें, नॉइज पॉल्यूशन की बातें, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। इसी में आपको कई सारी बातें हैं। आपको कहा जाता है कि नॉर्मल बातचीत में हमारी कितनी डेसिबल होती है। तो देखिए जो फुसफुसाहट जो आप फ़ोन पर कभी बात करते हैं किसी से तो बहुत आराम से करते हैं, तो उसकी आवाज़ की लेके चले तो भाई 15 से 25 डेसिबल, 30 डेसिबल की आवाज़ में फुसफुसाहट की आवाज़। नॉर्मल बातचीत की बात करें तो आपका 35 से लेकर 55 डेसिबल तक जो है नॉर्मल बातचीत आप लोग करते हैं। ये जो है सह सीमा एकदम सिंपल सा है। अगर नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं वही, अब अगर बात कर ले कि चिल्ला कर बात करते हैं तो 60 से 70 डेसिबल तक जो होगा चिल्ला कर बातें। डीजे वगैरह जो है वो 80-90 डेसिबल तक, ठीक है। कारखाने की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ देती है, जो 100 डेसिबल, 100-110 डेसिबल की आवाज़ों तक हो जाती है। तो इसका ख्याल रखेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये सब कुछ जो डेटा है इसको मैंने आपको बताया है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल मैं पढ़ता हूं और आपको ना कुछ सेकंडों का समय देता हूं जिससे आप इस पे वो कमेंट, जब आप देख रहे हो तो कमेंट में आप इसका उत्तर दे सके। कहता है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो चमगादड़ जो कह रहा है, यानी कि बैटमैन जो है, बैटमैन की बात कर रहा है, बैट की बात कर रहा है, मैन नहीं, वो तो आपका सीरियल वगैरह का याद आ गया हमें। जो बैट होती है उसके पास आँख की बात ख़त्म कर दीजिए, आँख का कुछ मतलब ही नहीं है उसका। उसके चलने से या उसके शिकार खोजने में किसी भी प्रकार की आँखों का कोई मतलब नहीं बनता। उसका सारा मतलब बनता है उसके मुँह से और कान से रिलेटेड होता है, ठीक है। मुंह से और कान से रिलेटेड होता है। अगर हम बैट की बात कर दें, जो चमगादड़ है वो अपना शिकार ढूंढने में या वो आगे चलने में, या आप कह सकते हैं कि आवागमन करने में, याद रखें आवागमन में, ठीक है, या शिकार में, या शिकार में, ठीक है, किसका प्रयोग करता है? तो याद रखना कि वो अपने माउथ का, मुंह का जो साउंड है प्रोड्यूस करता है और अपने हेयर यानी ईयर जो है, कानों का वो प्रयोग करता है। आप कहोगे सर माउथ और ये ईयर का प्रयोग कैसे करता है? तो उसको समझाने के लिए हम तो हैं, हम बताएंगे कि वो कैसे इसका प्रयोग करता है। जब माउथ और ईयर की बात करते हैं तो मुंह से वो ध्वनि निकालता है। याद रखना जो ये बैट होती है वो ध्वनि निकालती है, और वो ध्वनि कैसी होती है? तो वो ध्वनि जो होती है वो प्राश्रव्य ध्वनि होती है। कौन सी होती है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग होती है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग होती है, ठीक है। अब प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहने का मतलब हुआ कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव, ठीक है, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव होती है।
अब इस पर देखेंगे प्राश्रव्य ध्वनि तरंग या अल्ट्रासाउंड साउंड वेव, और उसको सुन भी सकती है कौन, तो ये जो चमगादड़ है उसे सुन भी सकती है, और अल्ट्रासाउंड जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग भी ये होती है। तीसरी चीज बात कर ले तो ये इसी के माध्यम से, और इसमें जो प्रिंसिपल काम करती है, ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रिंसिपल इसका काम करती है, अर्थात सिद्धांत जो कार्य करती है, किस सिद्धांत पर, तो ध्यान रखना इक्को के सिद्धांत पर ये अपना कार्य करती है। और इक्को का कहने का अर्थ हुआ प्रतिध्वनि, जिसे आप कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। अर्थात ये जो काम कर रही है तो आप कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ये कार्य करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ये चीज़ें जो है कार्य करती है। तो यानी कि आपके बायोलॉजी से रिगार्डिंग भी प्रश्न पूछ लेगा, फिजिक्स से रिगार्डिंग भी पूछ लेगा, कान पर करती है तो कैसे करती है, संवेदनशील होती है, कौन सुन सकता है, ये सारी कहानी आपको ध्यान में रखना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ये अपना आवागमन करती है। और जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है इसकी रेंज आप सबको पता होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से क्या अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग, प्राश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड जो है उसके माध्यम से कार्य करती है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो सवाल कहता है कि किसे प्रयोग करते हैं, हम कैसे प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि इसने प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया, ये तो कुछ जीव जंतु है, लेकिन क्या मनुष्य प्राश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर करते हैं और नहीं करते तो फिर ये तरंग होता कैसे, क्योंकि इसका बहुत सारा हम लोग प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड में प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं, किडनी स्टोन जो हमारे किडनी में छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं उसको तोड़ने में इसका काम करते हैं, यानी कि मेडिकल के सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ब्रेन ट्यूमर का जैसे, ठीक है, गठिया जैसे रोगों का निदान करने में, बैक्टीरिया को मारने में, बहुत सारे ऐसे हैं कीमती कपड़ों को साफ करने में, अर्थात इसमें ऊर्जा अधिक होती है, तो इस तरह का जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस तरंग का जो उत्पन्न हो रहा है ये कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो इसको सबसे पहले किसने किया है। तो इसके कुछ इतिहास पर अगर बात करेंगे तो जो प्राश्रव्य तरंग आपको समझ में आ रहा है, इसे आपको देखने को मिलेगा कि इसको जो उत्पन्न किया गया किसके द्वारा, तो आप कहेंगे इसको जो उत्पन्न किया गया सबसे प्रथम, तो कहना इसमें मेरे मित्र कि सर्वप्रथम इसको उत्पन्न किया था किसने, तो ध्यान रखना है कि गाल्टन साहब ने सबसे पहले इसे उत्पन्न किया था। किसने, गाल्टन नामक विद्वान ने इसको उत्पन्न किया था, ठीक है। और इसी तरंग से याद रखना प्राश्रव्य तरंग के हेल्प से, और जो अभी गाल्टन किया था, तो गाल्टन ने कैसे किया था, सीटी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, सीटी का प्रयोग किया, और इसी सीटी का प्रयोग करके कुत्ते को भी प्रशिक्षित किया जाता है ना, ध्यान रखना, कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, प्रशिक्षण दिया जाता है, कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है, किसका प्रयोग करके, तो भाई गाल्टन, तो गाल्टन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम इसको किया था। और याद रखना किसके सहायता से, किस मटेरियल से, तो इसे याद रखेंगे कि दाब विद्युत सिद्धांत, ठीक, याद रखेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के माध्यम से इसे उत्पन्न किया जाता है, इसे उत्पन्न किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है भाई, तो कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर के माध्यम से इसे उत्पन्न किया जाता है। जो जवाब है दाब विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर के माध्यम से इसे उत्पन्न किया जाता है। पूरी कहानी क्लियर है, कोनो दिक्कत कोनो समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई आपको यहाँ तक जो है इसके कथन निष्कर्ष, इसके डीपली सारा कुछ को आपको समझना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके, देखो अब साउंड से रिगार्डिंग है कुछ चीज़ें, तो जनरली है कि इसको हम पूरी तरह से समझ लें, ख़त्म कर लें, उसके बाद चलेंगे। कहता है ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती। देखो हम सभी लोग जानते हैं ध्वनि के विषय में क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और बेसिक से टर्म्स आपको समझने होंगे। जब हम साउंड के विषय में बात करते हैं तो साउंड है क्या, तो साउंड जो है वो एक प्रकार का वेव तो है ही, क्या है, एक प्रकार का वेव तो है ही।
और इसमें भी अगर आप बात करें तो ये हमारा कैसा वेव है, तो कहेंगे ये हमारा मैकेनिकल वेव है। क्या है मित्र? मैकेनिकल वेव होता है। और मैकेनिकल वेव की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव को हमेशा नीड होती है। नीड मतलब आवश्यकता होती है चलने की। क्या चीज़ चाहिए इसको? तो चलने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम कहने का अर्थ हुआ इसे ऑलवेज माध्यम के बिना ये नहीं चल सकती है। अर्थात जो है साउंड की बात करें तो साउंड कैन ट्रैवल, हम कह सकते हैं कि साउंड कैन ट्रैवल ओनली with the help of any medium, but it can't travel without any medium. That's why we can say that we can say it can't travel in a vacuum, यानी कि ये वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकता। और बाकी चीज़ें साउंड के विषय में हमने आपको बता ही दिया है कि साउंड जो है वो चल सकती है, लेकिन कैसे चल सकती है? ये मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मीडियम है तो ये चलेगी, अगर मीडियम नहीं है तो ये चल नहीं सकती है। ध्यान रखना, विदाउट एनी मीडियम इट कान ट्रैवल इन वैक्यूम, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ये ख्याल पूरी तरह से ध्यान रखें कि साउंड जो है क्या है, साउंड कैन ट्रैवल ओनली विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, बट इसमें नहीं, इसका ख्याल रखना है। आइए अगला कह रहा है कि अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और नॉट। अब आपको स्टेटमेंट के विषय में सवाल पूछा गया, तो आइए स्टेटमेंट के विषय में जानते हैं। कहता है कि बल्ब कंटेन लिक्विड, बल्ब जो होता है उसमें लिक्विड है। लिक्विड कहने का मतलब नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्लूइड का यूज कीजिए। किसका? फ्लूइड यूज कीजिए, लिक्विड नहीं यूज कीजिए, फ्लूइड करिए, यानी कि तरल की बात कर रहा है कि बल्ब में तरल होता है। बल्ब में तरल जो है तरल होता है, यानी बल्ब के अंदर तरल होता है, ये कथन कहा। दूसरा बोला कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फेटस, यानी कि जो लिंग निर्धारण होती है कोई जैसे हम कहते हैं ना गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था की बात करें प्रेगनेंसी के दौरान कि उसमें हम देखें तो भाई भ्रूण अवस्था की बात करें तो उसमें कौन सेक्स का जो निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण जो प्रक्रियाएं हैं, वो लड़का है या लड़की है, या आप इसे कह सकते हैं कि एक्स है या XY है, इसका जो डिटेक्शन करने की बात करते हैं तो क्या हम इसका अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम डिटेक्शन कर पाते हैं? थोड़ा सा सोचना होगा, फिर इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बल्ब में कंटेन होता है फ्लूइड। क्या बल्ब में फ्लूइड कंटेन होता है? हम जनरली क्या जानते हैं कि किसी भी प्रकार की बल्ब की अगर चर्चा की जाती है, किसी भी प्रकार की अगर हम बल्ब की चर्चा करें तो बल्ब में क्या होता है, तो हम कहते हैं बल्ब में जनरली अक्रिय गैस अर्थात आप जो कहते हैं इनर्ट गैस, क्या कहते हैं, कोई इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। कौन सा? तो इनर्ट गैस का यूज किया जाता है, या इसके जगह पे आप कह दें कि नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तरल का अर्थ होता है, तरल का अर्थ यानी कि फ्लूइड का अर्थ ही होता है जिसमें बहाव हो, जिसमें क्या हो, बहाव हो। और बहाव किस में? तरल का मतलब केवल और केवल लिक्विड ही नहीं होता, तरल का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, अगर हम फ्लूइड की चर्चा करते हैं तो फ्लूइड का अर्थ होता है दोनों चीज़ें। फ्लूइड का अर्थ होता है लिक्विड भी, फ्लूइड का अर्थ क्या होता है, लिक्विड भी होता है, और फ्लूइड का अर्थ गैस भी होता है, यानी कि दोनों में बहाव होती है, बहाव दोनों में होती है। इस वजह से हम पहला भी लाइन क्या है हमारा सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यस बल्ब कंटेन फ्लूइड, बल्ब में जो है तरल पदार्थ होती है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकली हम बात करें तो मेडिकल के ट्रीटमेंट में, हेल्प में, और हमें लिंग निर्धारण के जो लिंग निर्धारण नहीं चाहिए, लिंग के बारे में जो जानना होता है तो हम अल्ट्रासाउंड के मदद से उसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्त? तो उसे कहेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसेस वी कैन
डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फिटस, ठीक है। तो हम सेक्स के बारे में जान सकते हैं किसके हेल्प से, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम इसके हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। देखो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटनाएं घटित नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे सवाल यानी कि विच फेनोमेनन कैन नॉट, जो है ना इसमें कह रहा है कि भाई जो घटना है, फेनोमेनन जो है वो इसमें नहीं हो सकती है। साउंड के बारे में पूछा गया, जैसे कि आपको ना इसमें जनरली पूछा जाता है क्या क्या परावर्तन ध्वनि में हो सकती है, तो देखिए परावर्तन बिल्कुल हो सकता है। परावर्तन कहने का अर्थ हुआ कि रिफ्लेक्शन, क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन घटित हो सकती है ध्वनि का। अपवर्तन ध्वनि का हो सकता है क्या, ध्यान रखना है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल ध्वनि का हो सकता है। अगर बात कर लें आंतरिक परावर्तन, परावर्तन अगर है तो कहेंगे हाँ इसमें परावर्तन की घटना भी हो सकती है। अर्थात इसमें आपको कह दे एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, व्यतिकरण, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस की बात बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस भी इसमें होता है, व्यतिकरण भी होता है। होता क्या नहीं है, पर होता क्या नहीं है तो याद रखना कांट, कांट इसमें नहीं होता है क्या, तो पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन अर्थात जो ध्रुवन है, ध्रुवन है, तो ध्रुवन की जो घटना है, ध्रुवन की घटना घटित नहीं होती है। ध्रुवन की घटना घटित नहीं होती है, घटित नहीं होती है। ध्रुवन की घटना घटित नहीं होती है, इसका ख्याल रखेंगे। कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो उत्तर में हम इसे कह सकते हैं कि ध्रुवन की घटना घटित नहीं होती है, इसका ख्याल रखेंगे। ओके, आइए कहता है कि साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हाट। अब कोई भी एनर्जी है तो एनर्जी तो केवल और केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो कहेंगे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ये एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है। तो जब हम सवाल को देख रहे हैं तो सवाल हमें कह रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी सहायता से साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किसकी सहायता से ये कन्वर्ट होती है। तो देखें दो तीन चीज़ें जो है इसमें समझने की आवश्यकता है। इंस्ट्रूमेंट की जब बात कहा गया तो किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ऐसा होगा, तो देखो आपको एक दो तीन चीज़ पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा माइक्रोफोन, इसे कहते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, माइक्रोफोन होता है इंस्ट्रूमेंट में। और दूसरा होता है लाउड स्पीकर, क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है, ठीक है। ये जो है ना केवल ऐसा नहीं है, सारे एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम्स के लिए भी है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए कवर कर रहा हूँ, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों को भी बता रहा हूँ, इस समझ कर कि आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आप केवल देखिए कि हम सिर्फ एक उत्तर नहीं बता रहे, इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ों को हम इसमें जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी सवाल हो क्लियर हो जाए। तो जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं या लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है, और इस उपकरण के मदद से हम एक एनर्जी के स्वरूप को दूसरे एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, अर्थात उसमें हम बदलते हैं। अब जब माइक्रोफोन की बात करेंगे, एनर्जी को बदलने की बात करेंगे, तो भाई एनर्जी कैसे बदला जाता है इसका ख्याल रखिए। माइक्रोफोन क्या होता है, तो जैसे हम बोल रहे हैं, मेरे गला ये जो माइक लगा हुआ है माइक्रोफोन है, हम जो बोल रहे हैं साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इस वायर में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साउंड जो होगा, साउंड टू किस में जा रहा है भाई, तो इलेक्ट्रिकल में ये कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में ये कन्वर्ट हो रहा है। जबकि लाउड स्पीकर तार से जुड़ी हुई होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और बाहर में साउंड देती है। तो ये क्या कर रही है, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल टू क्या होगा, साउंड में ये परिवर्तित हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल टू किस में परिवर्तित हो रहा होगा, साउंड में ये चीज़ें परिवर्तित हो रहा होगा। तो इसका ख्याल रखेंगे, ये कई बार आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछ दिए जाते हैं। तो एनर्जी कन्वर्टर जो है कभी कभी सवाल में पूछा जाता है, तो इसका ख्याल रखें कि एनर्जी कन्वर्टर किस में कहाँ सहयोगी होता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होगा। देखो अभी हम फिजिक्स के सेशन को लेके चला हूं मैं, फिर इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको ऐड करूंगा और कोशिश रहेगी अगले दिन से कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के सारे सवाल जो हैं जुड़े रहेंगे, ठीक है। आइए
अब कहते हैं कितना तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का जो है तापमापियों में एक ही होता है। मान के चलिए कहा कि सेल्सियस बराबर हम फ़ारेनहाइट लेके चलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होगा, वो कितने डिग्री पर होगा तो वो डिग्री हम नहीं पता, ठीक है, हम नहीं पता। लेकिन हम दोनों को अगर x ले लेते हैं, चलो x डिग्री पर ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें जानना पड़ेगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में समानताएं क्या है, क्या रिलेशन है। जो आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए क्या रखते हैं, देखते हैं। सेल्सियस की बात करें, C/5 इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट का क्या संबंध है, तो F-32/9 होता है। अगर दोनों की वैल्यू को देखें तो हमने x मान लिया, तो आप इसको पुटअप करिए, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, x/5/(x-32)/9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, 9x बन रहा है। 9x बराबर कितना, 5x माइनस 32 पचे यानी 3 पचे 15, 2 पचे 10, 15 5 16 यानी कि 160 आ रहा है। आप यहाँ से देखें 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4x बराबर -160 डिग्री, ठीक है। और x बराबर कितना, अगर 4 से काटें तो -40 डिग्री जो होगा आंसर बनेगा। अर्थात जो तापमान है यानी कि x की वैल्यू कितनी निकली, तो हम कहेंगे 40, यानी कि C बराबर जो है वो F होगा कितने डिग्री पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये आपस में बराबर होंगे। कितने पे होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये आपस में जो होंगे बराबर होंगे विथ द सॉल्व। इसमें जो मैंने सॉल्व कराया है इस पर मेन फोकस रखिए, कभी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। और कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, क्या रीज़न है, इसके विषय पे आपको उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आपको लगाना है। जब भी आप सेशन को देखें तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाएं कि जो तेज हवा वाली जो रातें होती हैं इस रात में ओस नहीं बनते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। उस रीजन, जैसे मैंने रीजन लिखाया, पूरा बना रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, उसी तरह से आपको इसके रीजन बताने हैं, ठीक है। रीजन ही नहीं, इसके संदर्भ में और कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो उन जानकारियों को जरूर यहाँ पर आप ऑफलाइन कमेंट में साझा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमेशा बिहार अड्डा 24/7 के साथ। मैं प्रशांत आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ अब विदा लेने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।